हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिजाब वर्सेस यूनिफॉर्म। क्या हिजाब पहनना चाहिए स्कूलों में, या जो यूनिफॉर्म जो एक ड्रेस कोड होता है सभी कॉलेजों का सभी स्कूलों का बना होता है उसको सभी बच्चों को फॉलो करना चाहिए। इस पर लेकर काफी विवाद हो चुका है। कर्नाटक जैसे राज्य में इस पर काफी विवाद हुआ है। ऐसे ही आसपास के जिन राज्यों में इलेक्शन इस समय हो रहे हैं वहां पर इसको लेकर काफी राजनीति हो रही है। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश को चर्चा करने का एक समय या एक ऐसा मौका आ चुका है जो इसी समय है कि इसी समय ये डिस्कस कर लिया जाए कि क्या चलाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किसको क्या पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए। इन सभी के बारे में जितने भी मन में आपके प्रश्न होंगे इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हिजाब किसे कहते हैं। हिजाब सिर और सीने पर ढके जाने वाले कपड़े को कहते हैं। कभी कभी इससे चेहरा भी ढका जाता है और सिर्फ इसमें आंखें खुली रहती है। ये ऐसा ही है जैसे आज के समय में लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं। औरतें हिजाब, बुर्का और नकाब धारण करें, यह परंपरा अरब देशों में इसलिए चलाई गई थी कि महिलाएं जो है वो अंग प्रदर्शन ना करें। लगभग ऐसी ही परंपरा भारत के सभी धर्मों में है, जिसे पर्दा या घूंघट प्रथा कहा जाता है। वर्तमान समय में जो कर्नाटक राज्य में जो विवाद हुआ है उसका क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में पहले बात कर लिया जाए। कर्नाटक सरकार 1983 में पारित एक शिक्षा कानून के तहत छात्र छात्राओं की वेशभूषा क्या हो यह सरकार या जो शिक्षण संस्थान है वो तय करेंगी। इस नियम के खिलाफ कुछ लोगों ने अदालत में याचिका भी दायर की है। इनका कहना है कि ऐसा प्रावधान नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन करता है। कोई आदमी क्या खाए, क्या पहने, किस करवट सोए, इन सब की उसे स्वतंत्रता है। यदि हर नागरिक को खाने पीने, पहनने और बोलने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए तो वह किस हद तक जा सकता है इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। इसमें जो पक्ष और विपक्ष है, जैसे जो स्कूल का क्या कहना है, वही जो बच्चियां यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं उनका क्या कहना है, इसको भी समझा जाए। जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि कॉलेज में करीब 1000 छात्राएं हैं, इनमें से 75 मुस्लिम हैं। अधिकतर मुस्लिम छात्राओं को हमारे नियमों से कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉलेज में जो कह सकते हैं ड्रेस लगता है वो ड्रेस पहन के आती हैं, लेकिन सिर्फ ये 6 ही विरोध कर रही हैं। इन छात्राओं को हिजाब या बुर्का पहनकर कॉलेज कैंपस में घूमने की अनुमति स्कूल ने दे रखी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब आप क्लास में हो या टीचर क्लास में आए तो हिजाब उतार दे। स्कूल प्रशासन का भी यही कहना है कि ये कॉलेज सिर्फ महिलाओं के लिए है और छात्राओं को हिजाब पहनने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। प्रदर्शन में शामिल छात्राओं का कहना है कि हमें 5 से 6 पुरुष टीचर पढ़ाने आते हैं, इसलिए हम हिजाब पहन। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे स्कूल का तर्क, वहीं जो बच्चियां प्रदर्शन करें इनके तर्क को देखेंगे तो आपको दोनों के जो तर्क हैं वो एक एक जगह पे आपको सही दिखेगा। लेकिन समस्याएं इन बच्चियों के सामने, क्योंकि कुछ ही समय में इन स्कूलों में एग्जाम होने वाले हैं जिसके कारण से समस्याओं का सामना इन्हें भी करना पड़ेगा। अब इसे हम थोड़ा सा और विस्तार से गहराई तक जाएंगे, क्योंकि अगर आप अभी किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब या किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अगर आप निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं या किसी तर्क पर नहीं जा पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो अब आपको यहां से इस वीडियो को थोड़ा सा और गहराई से जाऊंगा, जिससे आपको पूरी तरह से एक समस्या का जो समाधान है वो आपको दिखाई देगा। जैसे कुरान में हिजाब, बुर्का या पर्दे का नहीं बल्कि सीतर शब्द का इस्तेमाल हुआ। यह शब्द 12 से 14 बार, जिसमें केवल 2 बार औरतों के लिए और बाकी बार पुरुषों के लिए यूज किया गया। इस शब्द का मतलब होता है दीवार, पर्दा या ढकना, अर्थात पुरुष महिलाओं से पर्दा करे। देखिए यहाँ पे ये कहा गया कि जो पुरुष हैं वो महिलाओं से पर्दा करे। इसका अर्थ ये नहीं है कि बुर्का या हिजाब पहने, बल्कि औरतों को बुरी नजरों से ना देखे। पैगंबर मोहम्मद के बाद से लोगों ने इसका अर्थ बदल दिया और आज अलग अलग तरह से अर्थों में इसका यूज किया जाता है और आज इसे औरतों को घर पर रखने और पाबंदी लगाने का जरिया बना लिया गया है। हमें पाकिस्तान में अफगानिस्तान से सबक लेनी चाहिए। इन देशों के हालात देखनी चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में धर्म को लाने का क्या नतीजा होता है। भारत देश किसी एक मजहब का नहीं बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए यहाँ पे सभी को समान महत्व दिया जा रहा है, सभी को समान अधिकार दिया गया है। इसीलिए ऐसे समस्याएं आपको समय समय पे देखने को मिलता है। लेकिन जिन देशों में अगर आप देखें सिर्फ एक ही धर्म है, वहां पे ऐसे जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं वो पूरी तरह से दबा दिए जाते हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी के भारत में कर्नाटक की छात्राएं विद्यालयों में हिजाब पहनने की मांग के लिए आंदोलन कर रही है, जबकि देश में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी पहले ही बहुत कम है। होना तो ये चाहिए था कि मुस्लिम समाज की तरफ से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक आंदोलन हो, मगर हो रहा उल्टा। भूसा में परिवार की स्त्रियों को विशेष सावधानी रखने के लिए कहा जाता है। भारत में पर्दा प्रथा की बात किया जाए तो क्या कोई 1 साल 200 साल ऐसे कुछ शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। यह भी कुछ सदियों पहले ही चली है। खासतौर पर विदेशी आक्रमणकारियों के समय से इसे माना जाता है कि ऐसा पर्दा प्रथा है वो भारत में शुरू हुई थी। कई संत कवियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आज हम जब स्त्री पुरुष समानता की बात कर रहे हैं तो सिर्फ स्त्रियों पर इस तरह के बंधन क्यों लगाना चाहते हैं। इस तरह के समस्याएं समय समय पे देखा जा रहा है। हिजाब जैसी परंपरा का पालन इस्लामी देशों में भी घटता जा रहा है। ऐसे में वेशभूषा पर सवालों का उठना स्वाभाविक है। समय समय पे ऐसे सवाल उठ भी रहे हैं। घूंघट और हिजाब को इस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। घूंघट और हिजाब का प्रावधान किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि इस तरह से लोगों को या इस तरह से महिलाओं को पहनना चाहिए
इतना ढकना चाहिए, पूरा ढकना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। कुरान शरीफ में कहा गया है कि अपने घर की महिलाओं से कहिए कि जब वे बाहर निकले तो अपने अंगों को ढककर रखें, ताकि लोग तंग ना करें, या जो गलत है, जो भला बुरा जो कहा जाता है, वो इस तरह से ना कहें, भला बुरा ना कहें। क्योंकि उस वक्त के अरब देशों में मर्द अपनी मर्यादा को उल्लंघन करने में ज्यादा संकोच नहीं करते थे। कुछ देशों में आज भी आप ऐसा देख सकते हैं कि जहां पे जो महिलाओं पे जो अत्याचार है वो बढ़ता ही जा रहा है। पर ऐसी भी बात पर कुछ लोग कह सकते हैं कि स्त्री अपने अंगों का प्रदर्शन ना करे। इसी तरह विरोधी पूछ सकते हैं कि अपनी पहचान भी क्यों छिपाएं, क्यों चेहरा छुपाएं, क्यों इस तरह से ऐसी समस्याएं झेलें। क्योंकि बुर्का, घूंघट, हिजाब और नकाब तो इनके चेहरे को भी ढक लेते हैं। यदि कोई कुछ पहनकर ना निकले, कुछ पहने ही ना, इसी तरह से नंगे निकल जाए तो भी समस्या है, या पूरा शरीर को ढक ले तब भी समस्या है। तो इस तरह के जो समस्याओं का जो सामना है वो हमें ही करना है और इसका समाधान भी हमें निकालना है। जैसे जो दिगंबर संत होते हैं ये पूरी तरह से नग्न होकर घूमते हैं, जबकि दुनिया भर में महिलाओं को पर्दे में रखने वाले परिधानों का करीब करीब पूरी तरह से त्याग दिया गया है। देखा गया कि सभी जो धर्मों की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो छोटे छोटे कपड़े, आपने इस प्रकार से देखे होंगे कि आपको समझ में नहीं आया कि कपड़ा है कहाँ पे, शरीर कहाँ पे, इस तरह से समस्या आ चुकी है। इसी क्रम में अपने देश में घूंघट का चलन खत्म होने की कगार पे है, तब मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की जिद कर रही है। यह न केवल दिखावा है बल्कि स्त्री जो स्वतंत्रता की बात की जा रही है उसमें बाधक साबित हो जाएगी, जिसका मकसद महिलाओं को दूसरे दर्जे का साबित करना। हैरानी तो यह होनी चाहिए कि जिस सऊदी अरब देश से हिजाब, बुर्का आदि का चलन शुरू हुआ वह आज आधुनिकता के तौर तरीके अपना रहा, लेकिन भारत में मुस्लिम समाज का एक वर्ग खुद उसी पुराने माहौल में जुड़ने का हर संभव कोशिश कर रहा है। भले ही हिजाब की इजाजत इन्हें कानून ने दी है और ये इनका धार्मिक अधिकार भी है, मगर शिक्षा से बड़ा नहीं है। चाहे कोई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का धार्मिक पहनावा शिक्षा में रुकावट पैदा करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाना ही चाहिए। इसलिए भारतीय गुरुकुलों में सभी ब्रह्मचारियों की वेशभूषा एक जैसी हुआ करती थी। यूनान के दार्शनिक प्लेटो की एकेडमी और अरस्तु के लीसियम में छात्रों की वेशभूषा भी एक जैसी होती थी, चाहे वो किसी भी राज परिवार के ही क्यों ना हो। सांदीपनी आश्रम में क्या कृष्ण और सुदामा अलग अलग वेशभूषा में रहते थे? नहीं, लोग अपने घर और बाजार में जैसी वेशभूषा पहनना चाहें पहने, उन्हें इससे भला कौन रोक सकता है। सरकार ने भी इस तरह से अनुमति दी है, जो भारतीय संविधान है उन्होंने भी पूरी तरह से अनुमति दी है कि आप जो इस तरह से जो स्थान है, जो मार्केट है, घर पे है, आप किसी भी तरह से पहनिए। लेकिन शिक्षण संस्थानों में एक रूपता के कारण से ही बचपन से समानता, एकता और सादगी का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसे जगहों पे जो एक ड्रेस होता है, एक जो कोड होता है, वो इस तरह से लागू कर दिया जाता है। यह जो अलगाववाद चाहे मजहबी हो, जाति हो या आर्थिक हो या शिक्षण संस्थाओं में तो नहीं चलना चाहिए। इसी तरह सभी भारतीय अपने खान पान और नामकरण में भी कुछ एकरूपता लाने की कोशिश करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी धोती कुर्ता पहने, दाल रोटी खाएं और अपने नाम संस्कृत या हिंदी में रखें। विविधता कायम रहे, लेकिन मुसलमानों के नाम सिर्फ अरबी में, ईसाइयों के नाम सिर्फ इंग्लिश में और यहूदियों के नाम सिर्फ हिब्रू में क्यों रहे? हम कब तक दूसरों की नकल करते रहेंगे? हम अपने नाम अपनी मातृभाषाओं में क्यों नहीं रखते हैं? जब हम भारत में पैदा हो रहे, किसी राज्य में पैदा हो रहे, जैसे केरल में है तो हम मलयालम में रखें, अगर उत्तर भारत में पैदा हो रहे तो हिंदी में नाम रखें। तो इस तरह से हम क्यों नहीं रख पा रहे हैं? अगर ऐसा हो तो देश में अंतरजातीय और अंतर धार्मिक विवाहों की संख्या और जो एकता की जो कमी है देश में, उसकी संख्या बढ़ने लगी। कई इंडोनेशियाई मुसलमानों के नाम संस्कृत में देखा गया, इनके राष्ट्रपति का नाम सुकर्णो और बेटी का नाम मेधावती है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है वो धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तित कर रही है। तो क्या सिर्फ भारत के लोग ही परिवर्तित नहीं कर सकते हैं? इनको भी अपने आप को परिवर्तित करना होगा, नहीं तो जो टेक्नोलॉजी इस हिसाब से बढ़ रही है, अभी हम टेक्नोलॉजी के बारे में तो बात करेंगे ही, इस तरह से अपने आप को बदलाव नहीं करते हैं तो आने वाले में जो समस्याएं आएंगी वो हमें ही पूरी तरह से दबाने की कोशिश करेंगी और अचानक हमें इस तरह से परिवर्तित करना ही पड़ेगा। मुख्य सवाल यह है कि मुस्लिम छात्राओं को ही अपनी धार्मिक पहचान दिखाने के लिए हिजाब की आवश्यकता क्यों पड़े, जबकि स्कूल में हर विद्यार्थी एक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करता है और अध्यापक इनके साथ धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। इसकी एकमात्र वजह क्या हो सकती है कि मुस्लिम वर्ग हर कीमत पर अपनी पहचान को पहले अपने धर्म से जोड़ना चाहता है। यह मानसिकता ठीक वही है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों फैलाई। भारत देश में जब कोई विद्यालय में प्रवेश पाता है तो अपनी धार्मिक पहचान को घर पर छोड़कर ही आता है, क्योंकि संविधान के अनुसार धर्म किसी भी व्यक्ति का निजी मामला है। जब हम धर्म का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से शुरू कर देते हैं तो वहीं से सांप्रदायिकता शुरू हो जाती है। जिस तरह से माहौल इसमें बनाया जा रहा है देश में, जब भी धर्म को सांप्रदायिकता से जोड़ा गया है तब तक देश को नुकसान उठाना पड़ा है, और जब देश को नुकसान उठाना पड़ा है तो देश की जो जनता है उसको सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। इस तरह से देखा गया कितनी दंगा फसाद, कितनी मारकाट मची हुई थी। जिस प्रकार अस्पताल स्वास्थ्य प्राप्त करने का स्थान होता है, क्या कोई मुस्लिम महिला या छात्र अस्पताल में भर्ती होने पर भी हिजाब लगाने या बुर्का पहनने की हट कर सकती है कि जब तक हम पहनेंगे नहीं तब तक दवा नहीं करा सकते, तब तक हम ऑपरेशन नहीं कर सकते? तो इस तरह से आप थोड़ा सा अगर अनुमान लगाइए कि कोई अस्पताल में अगर कोई महिला जा रही है और पूरी तरह से ढकी हुई है तो उसको ऑपरेशन कराना या कोई दवा लेना होगा तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किसी भी धर्म में पैदा होने वाले छात्र की धार्मिक पुस्तकों में
क्या लिखा है अथवा मुल्ला मौलवी या पंडित किस तरह जिंदगी गुजारने की सलाह देते हैं, इसका शिक्षण संस्थानों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुस्लिम छात्राओं की भावना शिक्षा प्राप्त करके अपने समाज को रोशन बनाने की होनी चाहिए, न कि किसी धार्मिक प्रतीकों की जंजीरों में जकड़कर पिछली सदियों में जीने की। इनकी भी भारत के विकास और प्रगति में वही भूमिका है जो किसी हिंदू छात्रा की है। इस तरह से इस बात को सभी को समझ लेनी ही चाहिए। इन्हें स्वयं ही पुराने जंग लगे रस्मों रिवाजों को तोड़कर वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह 21वीं सदी चुनौतियों की ऐसी सदी है जिसमें टेक्नोलॉजी ही मजहबी रुकावटें पैदा करने वाले को करारा जवाब दे सकती है और करारा जवाब दे भी रही है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उसी तरह से जो देश में अंधविश्वास है, जो समाज में अंधविश्वास है, जिस तरह से जो समस्याएं व्याप्त हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और जो टेक्नोलॉजी है वो वहां पे रूप लेता रहेगा, क्योंकि लोगों को जितना जागरूक किया जाएगा उतनी अंधविश्वास अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप सीधे ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी धर्म में है, ऐसा सभी धर्मों में अभी भी कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं जो बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, अंधविश्वास धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। वरना मुल्ला मौलवी तो ये भी कहते हैं कि लड़कियों का मोबाइल फोन इस्तेमाल करना भी गैर इस्लामी है। तो इस तरह से देखा जाए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कोरोना के समय में सबसे उपयोगी तो क्या हुआ, मोबाइल ही हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन जो शिक्षा का जगत इस तरह से बहुत ही तेजी से बढ़ा है। ऐसे में अगर आज के समय में आप थोड़ा सा एज्यूम करिए कि आपके पास मोबाइल ना हो तो आप किन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी हो लेकिन मोबाइल ना हो तो आप समझिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है। दुनिया के इन देशों में समय समय पे बुर्का को बैन किया गया है। तो इस तरह से जहां पे समस्याएं आ रही थी सरकार ने वहां पे बैन कर दिया। जैसे डेनमार्क 2018, इटली 2016, जर्मनी 2017, कांगो 2015, बेल्जियम 2011, फ्रांस 2010, स्पेन 2010, चीन 2014, नीदरलैंड 2015, कैमरून 2015, श्रीलंका 2019, स्विट्जरलैंड 2013 में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि नहीं इसको चालू करना चाहिए तो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में सभी को समस्याएं होंगी, इसलिए सरकार ने इसको बैन किया। इस मुद्दे पर अभी तक हाईकोर्ट का पूरी तरह से फैसला नहीं आया है, लेकिन जो अभी तक फैसला आया इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से इसका फैसला आने वाला है। न्यायाधीशों ने साफ कह दिया है कि भारत संविधान से चलने वाला देश है, जो संविधान कहेगा उसी के अनुसार वे अपना फैसला देंगे, न कि लोगों की भावनाओं को देखकर कि यहाँ पे महिला विरोध कर रही थी या पुरुष विरोध कर रहा था, किस जाति के थे, किस धर्म के लिए। ऐसे यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। ये देखा जाएगा कि किस तरह से ऐसी समस्याएं क्यों पैदा हुई और किस तरह से आगे जाके समस्याएं और बड़ी हो सकती हैं। कर्नाटक शिक्षा कानून के नियम 11 में हर संस्थान को विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार देता है। दूसरी बात यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पहले ही बता चुके हैं कि यूनिफॉर्म के साथ क्या पहना जा सकता है और क्या नहीं, क्योंकि ऐसे मुद्दे कई बार आ भी चुके हैं। जब अधिकारों के बीच प्रतिस्पर्धा हो तो निजी हित से ऊपर सार्वजनिक हित को वरीयता दी जानी चाहिए। जैसे जैसे ये विवाद बढ़ता गया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करूंगा। जैसे पाकिस्तान की मशहूर महिला अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजाई हिजाब के कारण लड़कियों को रोकना भयानक। इन्होंने बताया कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि यहाँ राजनीति हो रही है, अगले वर्ष चुनाव है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो ऐसा मैंने पहले शुरू में ही बताया था कि जब किसी राज्य में किसी जगह पे चुनाव होता है तो ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं कि जिससे कोई मतलब ही नहीं होता है। इसी तरह भारत की शतरंज चैंपियन सौम्या स्वामीनाथन ने ईरान में हिजाब अनिवार्यता के चलते प्रतियोगिता छोड़ दी थी। इस पर भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने यह भी कमेंट भी किया था कि ईरान में नहीं खेलने के फैसले के लिए सौम्या आपको सलाम। किसी भी खिलाड़ी पर धार्मिक पहनावों के थोपने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उस देश को अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी का मौका नहीं देना चाहिए जो बुनियादी मानवाधिकारों के बारे में नहीं सोचता है। कुछ समय पहले सानिया मिर्जा के खिलाफ फतवा जारी हुआ था कि वह स्कर्ट पहनकर खेल नहीं सकती। वास्तव में ऐसी बातें इस्लाम के एकदम खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम का कहना है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसमें खेल कूद को भी शामिल किया जाता है, यदि किसी भी व्यक्ति को चीन जाना पड़ जाए तो भी चला जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम विज्ञान और प्रगति पर आधारित धर्म है। इस बातों को जब हम समझेंगे तभी हमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का हमें जो अर्थ होता है, जो उसका मेन उद्देश्य होता है, वो हमें समझ में आएगा। जब हमें उसे समझ में आ जाएगा फिर हमें क्या हो रहा है, जो आडंबर है, जो अंधविश्वास है, वो चीजें हम कहीं ना कहीं भूलने शुरू कर देंगे। इसके साथ ही हमें कुछ देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जहां पे समय समय पे ऐसे मुद्दे को लेकर विवाद उठा तो वहां की जो सरकारों ने या वहां के लोगों ने क्या क्या किया। जैसे सबसे पहला देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया देश के बारे में बात किया जाए, चुनावी पोस्टर में हिजाब वाले चेहरे पर फोटो नहीं है। देश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर राजी हैं कि वो पोस्टर में महिलाओं की तस्वीर छापेंगी। जो पोस्टर लगाए गए थे इसमें पुरुष उम्मीदवारों की तस्वीरें थी, जबकि महिलाओं को खाली चेहरे पर हिजाब लपेटे हुए दिखाया गया था। तो इस तरह से आप इस इमेज से देख के आपको पूरी तरह से समझ सकते हैं कि अल्जीरिया देश में मुसलमानों की संख्या तो कोई कम है नहीं, जबकि वर्ष 2012 के एक कानून के मुताबिक सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कम से कम 20 से 50% महिला उम्मीदवारों को चुनाव में उतारना अनिवार्य था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि धीरे धीरे ऐसी जो पाबंदियां हुआ करती थी उसको खत्म किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो बहुत ही अधिक व्याप्त है। वर्ष 2011-12 में मिस्र में राजनीतिक पार्टियों ने
महिलाओं की तस्वीरों की जगह पे फूलों का इस्तेमाल किया था। तो ये कोई मानसिकता है, इस तरह से आप बात करिए, इस तरह से अगर आप इसको समझिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि अन्य अलग-अलग देशों में किस तरह की स्थितियां हैं महिलाओं की। तुर्की देश की बात किया जाए तो महिला सैनिक हिजाब पहन सकेंगी। सार्वजनिक स्थानों पर 1980 से ही प्रतिबंध है। सेना आखिरी संस्था है जहां पर लगी पाबंदी हटाई गई है, लेकिन अभी भी चेहरा ढकने की इजाजत तुर्की देश में नहीं है। अमेरिका देश की बात किया जाए तो अमेरिकी कानून कहता है कि कार्यरत कर्मचारी के धर्म को तब तक उचित जगह दे सकते हैं जब तक वह व्यापार के लिए मुश्किल ना बन जाए। जैसे ही मुश्किल बने उसके बाद उस नियम को बदली दीजिए। यूरोप की बात किया जाए तो यूरोपीय कोर्ट ने फैसला दिया है कि यूरोप में कंपनियां ऐसे कर्मचारियों के काम करने पर बैन लगा सकती हैं जो हिजाब पहनकर आ रही हैं या ऐसी चीजें हैं जिससे लग रहा है कि किसी को और दिक्कत हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे वीडियो में बात किया। अगर निष्कर्ष के रूप में बात किया जाए तो एक तरफ हिंदू कट्टरपंथी और दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथी, और इनके बीच में ये मुस्लिम लड़कियां, ये कोई एक दिन का 2 दिन का विवाद नहीं है जो कर्नाटक में हो रहा है, ये 31 दिसंबर 2021 से ही हो रहा है। इस तरह से समस्याएं पूरी तरह से बहुत ही पहले से लग रहा है कि पूरा माहौल ही बनाया गया था कि ऐसा चीज करेंगे, चुनाव आ ही रहा है, चलिए कुछ मुद्दा नहीं है तो चलो इसी को उठा देते हैं। कपड़े को सिर्फ कपड़े की तरह देखा जाना चाहिए, सर्टिफिकेट की तरह नहीं। सलवार कुर्ता पहनने वाली लड़की को बहन जी और छोटे छोटे पहनने वाली लड़की को मॉडर्न समझना बेवकूफी है। ठीक इसी तरह साड़ी पहनने वाली महिला बहुत सभ्य हो और छोटे कपड़े पहनने वाली महिला असभ्य, ये समझना भी हमारी बेवकूफी को दर्शा। देश बनाना चाहते, किस तरह का माहौल, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, ये फैसला हम सभी को मिलकर लेना होगा। सभी जाति धर्म सभी समुदाय के लोग इकट्ठा हो और ऐसे फैसले ले जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। कुछ ऐसी चीजें निर्धारित कर देनी ही चाहिए जिससे किसी को कोई समस्या ना हो, चाहे आज की बात किया जाए या आने वाले 10 सालों 20 सालों में ऐसी चीजें किसी को समस्याएं ना हो। इसी प्रकार से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें जो ऐसे इस तरह से समस्याओं में फंसे हुए हैं कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी तक फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो फिर इस तरह से वीडियो को देखें और जानकारी इकट्ठा करें और इस प्रकार से इस वीडियो को शेयर करते रहिए। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।